बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते और मैं हूं साजिद रिजवी। एक बार फिर से यूपीएससी का रिजल्ट आया, इसमें भी लड़कियों ने इस बार फिर से टॉप किया है। और दूसरी तरफ अगर आप बॉक्सिंग का मैदान देखें, जहां पर निखत ज़रीन ने इंडिया का परचम लहराया, जीत का परचम लहराया और गोल्ड मेडल हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते से यूपीएससी के रिजल्ट पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि किस तरह से कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से लड़कियों को मौका मिला और वो आगे निकल कर आई हैं। इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपके ज़रिए भेजे गए सवालों के जो जवाब आज के प्रोग्राम में हासिल करेंगे और हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए क्या क्या कोर्सेज़ हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं। चैनल विन के प्रोग्राम में मौजूद हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब SM रज़ा सर, जो बेहतरीन मोटिवेटर स्पीकर हैं, साथ ही साथ बेहतरीन करियर काउंसलर भी हैं और कोटा राजस्थान LN से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। सर, यूपीएससी का रिज़ल्ट अगर देखें तो एक हफ्ते से लगातार इस पर बात हो रही है, किस तरह से इस बार का रिज़ल्ट आया है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उस पर डिस्कस आप कर लें। तो यूपीएससी का रिज़ल्ट इस बार कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। चर्चा होनी भी चाहिए जी। 685 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हिंदुस्तान की नॉन मिनिस्ट्रियल सबसे बड़ी पोस्ट, IAS, IPS, IFS और सारे जो दफातर हैं उसमें A ग्रेड की जो पोस्ट आती है उसको फिल किया जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज से। ग्रुप ए, ग्रुप बी जिसे कहते हैं, या ग्रुप ए, ग्रुप बी, IRS वगैरह जितनी सारी पोस्ट होती हैं। तो क्या बेहतरीन रिजल्ट। ओके। लड़कियों ने तो एकदम जैसे आपने कहा परचम लहरा दिया। जी बिल्कुल। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए अब ये उसके असरात दिखने लगे हैं। और लड़कियां बहुत एक इमोशनली पेरेंट्स से अटैच भी होती हैं जी। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी बच्चियां हैं और पढ़ने में आगे बढ़ रही हैं तो आप उनको आगे बढ़ाएं, वो आपका नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और क्या बेहतरीन रिजल्ट देखें आप। जी। बिजनौर एक छोटा सा ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की रहने वाली बच्ची फर्स्ट रैंक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज से, उसके बाद फिर MA के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑप्ट किया, देन दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी वापस और जामिया मिलिया इस्लामिया का RCA रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ज्वाइन किया। और ये दूसरा अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में 1 नंबर से इन्होंने सिविल सर्विसेज मिस किया था। तो देखें, अगर किसी एंट्रेंस को आप देते हो और पहली बार में अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिलता हो तो आप ध्यान रखेंगे अल्लाह ने आपके लिए आने वाले वक्त में और बड़ी चीज़ रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, कोशिश करना है। और सेकेंड अटेम्प्ट में देखिए क्या बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पेश किया है। और बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, उसकी मदर का मैं देख रहा था स्टेटमेंट कि मैं कहती थी सोने के लिए तब ये बच्ची सोती थी। तो ऐसे ही बच्चे रिजल्ट करते हैं, ऐसा जुनून और ऐसी मेहनत और लगन। जी। तो आपको पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़े पेरेंट को ये कहने की जरूरत पड़े कि आपने ज्यादा पढ़ाई कर ली, अब आपको आराम कर लें। बिल्कुल। अच्छा सर, जब भी कोई टॉप करता है तो ये भी देखा जाता है कि वो क्लास कहाँ पे ले रहा था या ले रही थी। तो जो RC है इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बताएं कि जामिया की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं पता ही नहीं है बिल्कुल। और मैं तो एक इंटरव्यू भी देख रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा पुरानी ये रेसिडेंशियल कोचिंग नहीं है, 10-12 साल की पुरानी है, लेकिन 200+ IAS ऑफिसर यहाँ से निकल गए हैं, मतलब 10-12 सालों के अंदर। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। नो डाउट एट ऑल। और जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में प्रोग्राम चलता है और देखें RCA का प्रोग्राम, और जितने भी बेस्ट प्रोफेशनल्स हो सकते हैं हर फील्ड के, जो सब्जेक्ट के माहिरीन होते हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। बच्चों को स्पेशली अच्छा रहने का, खाने का एक इंतज़ाम है और 24/7 उनके लिए लाइब्रेरी है, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। तो बच्चों को पढ़ने का मौका, एक अच्छा ग्रुप बनता है, क्योंकि जब ये अपने यहाँ एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं तो इनका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू, और अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करके ये ले आते हैं। और इनके यहाँ खास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, OBC, ST, SC और गर्ल्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ये लेते हैं और आपको एक टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और आज ही अभी जैसे इस प्रोग्राम को आप देखें, jmi.ac.in की साइट पे जाएं, वहाँ RCA का एक ऑप्शन आएगा, उसको टाइप करके देखें। और 15 जून मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 15 जून जो आइंदा साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना, उसकी कोचिंग देने के लिए इन्होंने जो एंट्रेंस की डेट आगे बतानी है, लेकिन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 जून इनकी खुद की RCA में अगर आपको एडमिशन लेना है ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो 15 जून उसकी डेट है। तो आज ही jmi.ac.in पे आप
जाएं और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे RCA का ऑप्शन आएगा, उस पे जाएं और 15 जून डेट है, फॉर्म अप्लाई करें, अच्छी तैयारी करें और अगर RCA में आप पहुँच गए जामिया मिलिया के कैंपस में तो डेफिनेटली इतने अच्छे बच्चों का ग्रुप मिलेगा कि आपके लिए फिर से बिल्कुल। अच्छा, आउटसाइडर को भी जैसा आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है और RCA में मुझे एडमिशन लेना है, तो कैन आई मूव टुवर्ड्स दिल्ली? ऐसा है 100%। हिंदुस्तान की किसी भी कोने में आप रहते हो, कहीं से आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी फील्ड से, ऐसा नहीं है कि आप इसी जामिया के ही पढ़े हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी स्टेट से हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसके बाद RCA के लिए एंट्रेंस एग्जाम वो लेंगे, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अब वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके लिए कुछ फीस भी है या बहुत नॉमिनल, बहुत ना के बराबर, क्योंकि जब रेसिडेंशियल कोचिंग है तो थोड़ा सा लोग सोचेंगे भी कि क्या देना पड़ेगा इसके लिए फीस। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बहुत सारी एड भी होती है बाहर से, तो इसलिए आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो एकदम ना के बराबर होगी। तो अगर आप पोटेंशियल वाले बच्चे, मेहनत करने का अगर आपके अंदर जज्बा है और कुछ पाने का जुनून है तो आपको एकदम इस एंट्रेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए सर, UPSC की बात हो रही है, अभी बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है तैयारी करने का जज्बा है, वो जुनून रखते हैं, तो कुछ ऐसी कोचिंग बताइए जहाँ पर वो मतलब एनरोल करा सकते हैं। तो आपने बता दिया जामिया क्या है, आपकी नज़र में और कोई है? क्योंकि आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कहाँ पे किस तरह से पढ़ाई हो रही है, तो कोई ऐसी एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइजेशन जो UPSC की तैयारी करवा रही हैं? डेफिनेटली एक अहलेबैत ट्रस्ट का भी प्रोग्राम ऑलरेडी चैनल विन के ऊपर आ रहा होगा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी, और 12 जून को उसका भी एंट्रेंस रखा गया है शिया आशनाशी बच्चों के लिए। इनफैक्ट ये है, और दिल्ली में इन लोगों ने इंशाल्लाह वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। आपको बेहतरीन वहाँ रहने खाने का इंतज़ाम और साथ साथ किसी अच्छी कोचिंग के साथ आपको अटैच करा करके और एक्सपर्ट माहिरीन के साथ आपको ये बीच बीच में माहिरीन से आपको मिलाते रहेंगे ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले और एक अच्छा प्रोग्राम है। तो अहलेबैत ट्रस्ट का ऑलरेडी प्रोग्राम क्या है उसके बारे में विन चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और यहाँ भी अगर आप शिया आशनाशी हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके जी। तो सर ने बताया कि अहलेबैत ट्रस्ट है वो भी UPSC की तैयारी करवा रहे हैं, अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहें तो डेट क्या है? 12 जून एंट्रेंस की डेट है और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन या विन पे प्रोग्राम चल रहा है। देखिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, हाथ थामने के लिए बहुत लोग आपका बहुत तैयार हैं। तो आई थिंक ये 2 रेसिडेंशियल कोचिंग है जहां पर आप एनरोल कराकर अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जी। सर UPSC की बात हो गई, अब व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस भेजे तो मैं चाहता हूं कि उन्हें भी पहले आप जवाब दे दें, बिकॉज वो लोग भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वक्त बहुत कम है, कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसा कि एक सजेशन आया है, सलामुन अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। ये सजेशन है अजीम सैयद का, कह रहे हैं कि जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर 10th के बाद, कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, बिकॉज हमारी मेजॉरिटी बच्चे इससे घबराते हैं, जो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं वो इससे घबराते हैं और साइंस से दूर हो रहे हैं। लिहाजा साइंस फील्ड की इम्पोर्टेंस बताएं और ये कॉमर्स और आर्ट्स से बेहतर ऑप्शन है या नहीं, ये भी आप क्लियर कर दें आने वाले एपिसोड में। इंशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने असाइन किया है और होता भी ऐसा ही है कि 10th के एग्ज़ाम के बाद बच्चों की लाइफ यहाँ से एक अहम मोड़ पे होती है और वहाँ से उसको एक रास्ता पकड़ना होता है और सब्जेक्ट का और स्ट्रीम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह के या सुन के या किसी की सलाह से स्ट्रीम ऑप्ट करने से पहले आपको अपना शौक ज़ौक़ और आपका अपना जो इंटरनल आपकी कैपेसिटी है उसको देखना बेहद ज़रूरी है। और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगर आपने एक गलत सब्जेक्ट का ऑप्शन ले लिया और गलत ट्रैक पे लग गए तो आपके अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद भी हो सकता है कि आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। साजिद साहब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसैन बोल्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला आदमी है, 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है, आपने सुना होगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है। अब मैं उसी उसैन बोल्ट को एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे दौड़ने के लिए 100 मीटर कहूँ और तब कहूँ जब दोनों प्लेटफॉर्म के जानिब वहां पे ट्रेन आके रुके और पब्लिक उतर रही हो, तो आप ये बताएं कि क्या वो 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी कर सकता है? कतई नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या उसके पास पोटेंशियल नहीं था लेकिन उसने प्लेटफॉर्म गलत चूज किया। तो हमारे अंदर लियाकत होती है। क्या एग्जांपल है सर? बेस्ट एग्जांपल है शायद। तो मेरे अंदर लियाकत होती है लेकिन हम उस लियाकत के अकॉर्डिंग एक सही प्लेटफॉर्म ना चूज करने की वजह से अपने सही मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल। तो हमें जब भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो, पीछे से हमें देखना है कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करें। बात जहां तक आपने साइंस की है,
डेफिनेटली साइंस से ऑप्शंस आने वाले टाइम में भी और पहले भी ज्यादा रहे। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है साजिद साहब कि साइंस का बच्चा आगे चल के कॉमर्स एंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के बच्चे साइंस की तरफ नहीं आ सकते। तो ऑब्वियसली एक एज तो है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए ही होता है, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं होता है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो, साइंस में इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ हो, तो आपको साइंस की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कभी ये नहीं सोचना है कि साइंस बहुत बेटर है, कॉमर्स और आर्ट्स में ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो तीनों स्ट्रीम से आप पा सकते हैं। सिविल सर्विसेज, बैंक में, रेलवे के नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, टीचिंग, लॉ, ये सब सारी पोस्ट तीनों स्ट्रीम से पाई जा सकती है। तो अगर आप किसी वजह से कॉमर्स ले रहे हैं तो अपने आप को डीमोटिवेट पोजीशन में आपको नहीं आना है। ओके, सब में ऑप्शन है। ओके जी। तो अजीम सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग साइंस के बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और सर ने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया है कि सुनी सुनाई चीज़ों पर हमें एक्शन नहीं करना है, बल्कि हमारे अंदर क्या लियाकत है और हमारे अंदर क्या पोटेंशियल पाई जाती है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स की तरफ जाएंगे। इसमें पेरेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है साजिद साहब। हम एज ए पेरेंट भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। सपोज कीजिए मेरा बच्चा इस स्कूल गया, स्कूल में उसको इंग्लिश में और सोशल स्टडीज में होमवर्क मिला। बच्चा आता है, दोनों सब्जेक्ट का होमवर्क करने के बाद बिना होमवर्क के अगर मैथ्स की किताब उठाता है, इसका मतलब मैथ्स में उसको इंटरेस्ट है। ओके, तो हमें एज ए पेरेंट भी उसकी निगाह रखनी है। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उधर बच्चे को बढ़ाएं, कामयाबी ही मिलेगी और कुछ नहीं होगा। नहीं होगा कुछ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया और वह सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तौहीद रज़ा नकवी है और मैं गुजरात से हूँ। क्या आईटी का कोर्स करना चाहिए और इसके फ़ायदे हैं कि नहीं हैं? देखिए, आपने प्रीवियस प्रोग्राम देखा होगा, आईटी के एक्सपर्ट का यहाँ इंटरव्यू कराया गया। आईटी और सॉफ्टवेयर में आने वाले टाइम में ही ऑप्शन ज़्यादा आने वाले हैं। तो अगर आईटी में आपको बढ़ना है तो आईटी एक बहुत अच्छी फील्ड है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट होंगी। बढ़ना चाहिए आईटी की तरफ। ओके, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है अरबाज खान आपका है। ये कह रहे हैं कि सर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 12th पास किया है, बट मैं नीट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, और जो इन्होंने 12th पास किया है वो पीसीएम से किया है। इसका क्या प्रोसीजर है? नीट में अपियर होने के लिए साजिद साहब 11th-12th में आपको साइंस लेना है, लेकिन साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो का होना ज़रूरी है। तो विदाउट बायो अगर आपने 11th-12th किया है तो नीट में आप अपियर नहीं हो सकते। तो नीट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 11th-12th साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, बाकी इंग्लिश। चौथा सब्जेक्ट अगर चाहें तो मैथ्स वहाँ आप रख सकते हैं, पर 3 में साइंस में बायो का होना ज़रूरी है। अगर मेडिकल फील्ड की तरफ आपको जाना है, नीट के लिए भी तो बायो होना ज़रूरी है। तो ये क्या अभी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पीसीएम है और अब ये चाहते हैं कि नीट का भी एग्ज़ाम दें, तो क्या इनको बायो से ये अलग से एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th का? अब दोबारा से इनको 11th-12th करने की मैं तो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि फिर 2 साल आपको लगना पड़ेगा। तो मैथ्स से अगर आप आए तो आप फिजियोथेरेपी का ये कोर्स कर सकते हैं, एप्लीकेबल है ये। बायोटेक की तरफ आप निकल जाएं, वहाँ भी मैथ्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ICAR के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उधर भी आप मैथ्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो MBBS छोड़ के दीगर पैरामेडिकल कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। डेफिनेटली जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है खाजरा फातिमा जमानी का है, और ये कह रही हैं कि आई वुड लाइक टू हैव सम करियर एडवाइस फ्रॉम यू सर। इंशाल्लाह हम लोग इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि आपको एडवाइस किया जाए। इन्होंने चैनल वन पे ऐड भी देखा था। इनकी एज 36 ईयर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनका जो है BCom है, मीडियम जो है इंग्लिश है, और कंप्यूटर स्किल बेसिक है इनके पास। इन्होंने साथ ही लिखा है कि रिसेंटली आई हैव डन अ कोर्स ऑन बिजनेस एनालिटिक फ्रॉम यूडेमी। और आगे ये सवाल करना चाह रही हैं, कैन यू प्लीज सजेस्ट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन दैट आई शुड परसू इन ऑर्डर टू एबल टू बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट। आई प्लान टू हैव अ करियर वेयर आई कैन वर्क ऑनलाइन ऑफलाइन एंड अनसफिशिएंट इनकम गोइंग अहेड। सर, इनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 35 ईयर की हैं और इनका क्वालिफिकेशन जो है वो BCom है और कंप्यूटर स्किल बेसिक है, और यूडेमी से इन्होंने अभी बिजनेस एनालिटिक का कोर्स किया है। तो आप इन्हें आगे क्या मशवरा देना चाहेंगे? बच्चों के लिए खास तौर से यहाँ बताऊँ, देखिए जब कोविड का ज़माना आया तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम करना उन लोगों ने शुरू किया। यूडेमी अपने आप में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, खासतौर से IT एंड सॉफ्टवेयर की फील्ड के सारे कोर्सेज के लिए। मैं देख रहा था कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्लस कोर्सेज इनके पास ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स है।
तो इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है शायद, ऑनलाइन किया होगा, और बहुत सारे कोर्सेज इनके फ्री भी हैं और बहुत सारे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हैं। मेरी यहाँ से एक सलाह आपके लिए होगी कि देखें 36 साल की उम्र है और आप यहाँ से भी आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कितना अच्छा जज्बा है। देखें जज्बा जो है आपके अंदर, इससे आपको मोमेंटम मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे भी जी। छोटी सलाह ये होगी कि पहले आप जॉब स्टार्ट कर लें। होता है क्या है, जब आप जॉब करती हैं तब आपको पता चलता है कि इस जॉब में, इस फील्ड में और आगे बढ़ने के लिए किस किस तरह के कोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन कोर्सेज होगी, जॉब से वापस आने के बाद शाम में आराम से आप उस तरह के कोर्सेज ऑनलाइन ज्वाइन करके आगे कर सकती हैं और सारे कोर्सेज करके और अपने अंदर और भी नॉलेज आप बढ़ाएं, सर्टिफिकेट्स आप हासिल करें। उससे क्या होगा कि जिस जगह जॉब आप करेंगे वहाँ पे आपको प्रमोशंस भी मिलेगी। यूडेमी का प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसी से और दीगर कोर्सेज आप जॉब ज्वाइन करने की बात करें। ओके, तो मतलब इस टाइम अभी जो आपको करना है वो कोई जॉब तलाश करना ले है, लेनी है जी। ओके, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है इंशाल्लाह चलिए, जी। बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। अब हम लोग बढ़ते हैं कि लास्ट टू लास्ट एपिसोड की बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन कंप्यूटर साइंस में हम लोग ने बात किया था और आपने बताया था कि ग्रेजुएशन में क्या करना है, लेकिन एक बार हमारा कंप्यूटर साइंस के साथ ग्रेजुएशन हो जाता है, राइट, तो अब हमें आगे बढ़ना है, मास्टर की तरफ जाना है, तो आगे क्या क्या कोर्स हैं, वो बेस्ट कोर्स को चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को। कंप्यूटर का ज़माना है और हम लोगों ने बच्चों को बता भी दिया है कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं। अब बात आई कि अगर ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में हम BCA से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, सिंपल ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या फिजिक्स ऑनर्स ऐसे किसी सब्जेक्ट से भी हम ग्रेजुएट हो सकते हैं। ओके। अब यहाँ से आगे मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद आप देखें कि 3 तरह के आपके पास कोर्सेज आएंगे। या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स कर लें, जैसे हमने BSc इन कंप्यूटर साइंस किया तो MSc कंप्यूटर साइंस कर लें जी। BCA हमने किया उसके बाद हम MCA कर लें, तो मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का एक कोर्स आएगा। उसके बाद आएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स, ये कोर्स आएगा। ये भी कोर्स अगर हम चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आते हैं, हम चाहें तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास ऑप्शंस निकल के आते हैं। जनरली हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हों या फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स उनके पास हो ग्रेजुएशन में, BCA उन्होंने कर रखा हो, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर MCA का ऑप्शन लेते हैं। MCA ज़्यादातर लेते हैं। और MCA के लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप एंट्रेंस का सहारा लें, और जो अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की बात हम लोग करते हैं उसमें JNU जो है, अगर रैंकिंग वाइज देखेंगे ऑल ओवर इंडिया तो JNU में MCA का कोर्स बहुत अच्छा होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा होता है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में MCA का कोर्स है। और वहाँ से अगर आपने MCA किया तो प्लेसमेंट भी आपकी बहुत अच्छी होती है। तो MCA करने के लिए ऐसा हम लोग सुनते हैं कि BCA होना चाहिए या फिर और भी किसी UG प्रोग्राम के जरिए किया जा सकता है? बहुत अच्छा, देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चों के लिए। BCA के बाद MCA कर सकते हैं, या अगर आप ग्रेजुएट हो, मैथमेटिक्स आपका हो ग्रेजुएशन में, BSc मैथ्स या BSc स्टैटिस्टिक्स हो, उसके बाद भी आप MCA कर सकते हैं। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के बाद भी MCA का ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि मैथमेटिक्स का सहारा आपको हमेशा लेके चलना है। जल्दी से बच्चे मैथ्स फौरन छोड़ देते हैं। देखिए जनरली हमने एक ट्रेंड देखा है, मैं भी गुजरात होके आया, बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों के जहन में एक चीज़ आती है, मैथ्स बहुत मुश्किल होता है। मैं इतना एक सवाल राइज करता हूँ कॉमन बच्चों से, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट में 2 आपको समझ में आ रहा है, तीसरा आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए कि उस तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या हमारी आंख, हमारा जहन, हमारा कान, हमारी बॉडी तब्दील होती है क्या? नहीं, कोई चीज तब्दील नहीं होती है साजिद साहब। सिर्फ एक चीज तब्दील होती है, आपकी निगेटिव, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है वो निगेटिव साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो हमें किसी चीज को निगेटिवली नहीं लेना है। ओके, दुनिया कर रही है, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन ये आप सोच लीजिएगा उस दिन फिर क्या मुश्किल है। तो ये चीज है। तो लेकिन ये जो रुचि होती है मैथ्स की तरफ या बायो की तरफ, ये बहुत पहले से होती है, ऑल ऑफ सडन भी क्या आ सकती है? मतलब अगर हमें तैयारी करना है और हमने 6-7 1 साल पहले अगर मूड बना लिया है जी, तो क्या मुश्किल होगा उसके लिए भी? देखिए होता क्या है साजिद साहब कि 10th तक अगर बच्चा आ रहा है तो मैथ्स तो पढ़ ही रहा है, लेकिन कुछ बच्चे पहले से जहन बनाने लगते हैं कि मुझे 10th तक रखनी है, उसके बाद मैथ्स छोड़ देनी है। आप मिले, मैं भरोसे से एक बात कह रहा हूं, आप मिले बाद में, जिन बच्चों ने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिए और 12th कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया और अब आगे किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप उनसे कभी मिलिएगा, जरूर आपको बोलेंगे कि हमसे एक मिस्टेक हुई कि हमने मैथ्स छोड़ दिया। क्योंकि बैंक PU में आप बैठेंगे,
एंट्रेंस में मैथ्स आएगी, रेलवे में जाएंगे मैथ्स आएगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएंगे मैथ्स आएगी, आएगा। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आप बैठेंगे एप्टीट्यूड मैथ्स का वहां भी सहारा आपको लेना है, तो कहाँ भागिएगा? मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मतलब बहुत कम ऐसे Yes. ऑप्शन होंगे जहाँ पे मैथ की जरूरत ना हो। यहाँ पे एक टीचर होने के नाते एक मैं बात आपको बोल रहा हूँ, मैथ्स को हमको एज ए सब्जेक्ट नहीं लेना है, मैथ्स को हमको लेना है अपनी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल एक स्किल के तौर पर इसको समझना है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इनहैंस करने के लिए, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, चीजों पे एनालिटिकल थिंकिंग रखने के लिए मैथ्स आपको लेना है। तो जिस दिन ये आपको फील आ जाएगा फिर मैथ्स कहाँ मुश्किल लगेगी। और मैथ्स तो लाइफ में भी है, बाजार में जाइएगा वहां भी मैथ्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है, कंटिन्यूएशन में मैथ्स को रखिए, आगे हर जगह मैथ्स काम आएगी। और अभी मेडिकल साइंस में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहा है साजिद साहब, आप देखेंगे रोबोट से सर्जरी हो रही है, मेडिकल साइंस में नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आने वाला है। तो मैथमेटिक्स का सहारा अपने साथ लेके चलिए, वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएगी। ओके, तो एक एमसीए ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन अगर हमें मास्टर करना है जी कंप्यूटर के साथ तो क्या ऑप्शन निकल कर अब जैसे हमने बीएससी आईटी कर लिया था, एमएससी आईटी भी हम करके निकल सकते हैं। तो तकरीबन आपने देखा होगा कि आईटी और सॉफ्टवेयर लगभग एकदम पैरेलल चलती हुई दो चीजें निकल के आ रही हैं। तो बीएससी आईटी के बाद एमएससी आईटी का ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी और बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, और इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज की हमने बात भी रखी है। तो यहाँ पर एक काम हम करते हैं कि सबसे चीप एंड बेस्ट जो यूनिवर्सिटी इंडिया में है, आई मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इग्नो। तो इग्नो के बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर ये डिस्टेंस लर्निंग है ना? डिस्टेंस लर्निंग से भी आप आई मीन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से वैल्यू ऐड होगी हमारी प्रोफाइल में? एकदम होगी, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और आपको एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस बार सीयूईटी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें इग्नो के बहुत सारे कोर्सेज में दाखला सीयूईटी के थ्रू मिलेगा। हाँ, हम लोग शायद डिस्कस भी किए थे इसमें। डिस्कस भी किया है। तो चीजें आने वाले वक्त में आसानी से आपके डोर स्टेप पे आपको मिलने जा रही हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो मैं इग्नो के वो कोर्सेज जो कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग से, उसको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे देखिए आप, मैं मास्टर डिग्री के बारे में बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA इग्नो से आप कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग से। बैचलर डिग्री ऑलरेडी हम लोगों ने BCA के बारे में आपको बता रखा है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में मैं बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट CMAT का कोर्स आप कर सकते हैं, एंड सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों कोर्सेज भी आप इग्नो से डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं। एंड PG डिप्लोमा का जो कोर्स मैं आपको बता रहा था वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप कर सकते हैं। ये दोनों जितने सारे कोर्सेज मैंने दो के बाद जो बाद में तीसरा जो कोर्स मैंने बताया है, ये सारे कोर्सेज आप डिस्टेंस लर्निंग से इग्नो से आप कर सकते हैं, और इनकी फ़ीस बहुत मिनिमम होती है। तो दीज आर द कोर्सेज अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अच्छा करियर आप बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो सर ने आपको बताया है। सर कंप्यूटर साइंस के कुछ और कोर्सेज जो आप बता सकें जो बेस्ट कोर्स हों जिसे लोग कर सकें? स्क्रीन पे नटशेल में सारे कोर्सेज हम लोग आपको बताना चाहते हैं। देखें कि कितने सारे कोर्सेज हैं। लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे मैंने बताया था MCA है, या उसके बाद MSc आप कर सकते हैं। MSc में ये सारे ऑप्शंस हैं, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन IT सिक्योरिटी, MSc इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, MSc इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MSc इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, MSc इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड MSc इन एथिकल हैकिंग एंड डाटा सिक्योरिटी। तो ये आप मास्टर कोर्स है। इसके अलावा MTech होता ही है, अगर आपने BTech कंप्यूटर साइंस में किया है तो मास्टर लेवल पे आप MTech कर सकते हैं। MTech में जो ऑप्शंस हैं वो MTech इन प्रोग्रामिंग, MTech इन साइबर सिक्योरिटी, MTech इन डाटा साइंस, MTech इन प्राइवेसी इंजीनियरिंग, MTech इन डाटा सिक्योरिटी, MTech इन साइबर फॉरेंसिक, MTech इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड MTech इन IT इंजीनियरिंग। इसके अलावा सर्टिफिकेशन के कोर्सेज में यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। CCNA का कोर्स सर्टिफिकेशन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा MCSE सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। MCSE में ख़ास तौर से जो विंग्स हैं उसमें बिजनेस एप्लीकेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी एंड डाटा एनालिटिक्स। इसके अलावा और छोटे छोटे कोर्सेज आप जैसे टैली का कोर्स कर सकते हैं। सातवां आप देखें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग विंग्स हैं जैसे SEO है या SEM है या SMM है, ये एडवर्टाइजिंग है या कंटेंट मार्केटिंग है, इस तरह के और भी सारे कोर्सेज हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में मैंने बताया था जिसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आप कोर्स कर सकते हैं,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का कोर्स आप कर सकते हैं, एनिमेशन एंड वीएफएक्स का कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें सर्टिफिकेशन भी है, पीजी डिप्लोमा भी है, मास्टर डिग्री भी है एंड बैचलर डिग्री भी है। बेसिक आईटी प्रोग्राम्स की तरफ भी आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेड मैंने ऑप्शन के सामने रखे हैं जो कंप्यूटर की फील्ड में आप इस तरह के कोर्सेज करके एक बेहतरीन प्रोफेशनल आप बन सकते हैं। थैंक यू सर। बेस्ट कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज सर ने आपको बताए हैं और वो कोर्सेज के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशन है और तकरीबन 9-10 सर ने आपको बता दिया है कि ये सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन देखा जाए तो एमटेक का जो आपने बताया वो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे थे जो सुने सुनाए हैं लेकिन पता नहीं होता है कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसे आप कर सकते हैं। अब वक्त है कि नोटिफिकेशन देखा जाए कि इस हफ्ते क्या होने वाला है, इस महीने आपको किसकी तैयारी करना है। सर कोई नोटिफिकेशन है जो आप शेयर करना चाहेंगे? नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया तो जेईई मेंस के सेकंड सेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ओके 1 जून से फॉर्म निकला हुआ है। 30 जून फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। जुलाई में एग्ज़ाम होना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई देख लें जुलाई वाले सेशन के लिए फॉर्म। 30 जून लास्ट डेट है। साइट आपको पता ही है nta.ac.in की साइट पे जाके फॉर्म को फिल करना है। सेकंड ये सेशन का है और जो बच्चे जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं कि आप अच्छा करें। बहरहाल अब बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। कुछ ऐसी वैकेंसी जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसके बारे में बताना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के लिए हम लोग ख़ास तौर से आप तमाम बच्चों के लिए हम लगे होते हैं कि किसी तरह की नोटिफिकेशन हो जॉब और जॉब के लिए सबसे जो अच्छी साइट है वो रोज़गार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की साइट है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की साइट पे आप जाएं और देखें जो 2 जुलाई तक का अभी आया हुआ है पेपर जो आया हुआ है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। तो हम जल्दी से स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए। रोज़गार समाचार 28 मई से 3 जून का जो पेपर है मैं उसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। टेक्निकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी आई हुई है। लास्ट डेट 27 जुलाई है फॉर्म फिल करने की। डिफेंस में ही डिफेंस रिसर्च लेबॉर्ट्री में पोस्ट आई हुई है। 16 जून लास्ट डेट है इसके फॉर्म फिल करने की। प्रोटेक्ट साइंटिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में वैकेंसी आई हुई है। 16 जून लास्ट डेट है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी वैकेंसी आई हुई है। 27 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। नर्सिंग असिस्टेंट सैनिक स्कूल तिलैया में जॉब आई हुई है। 16 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। लाइब्रेरियन एंड वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है IISER बहरामपुर में। 19 जून लास्ट डेट है। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में भी वैकेंसी आई हुई है न्यू दिल्ली में। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है। इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 12 जुलाई है। सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आई हुई है। 26 जून इसकी लास्ट डेट है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर कर्नाटका में वैकेंसी आई हुई है। जून 19 फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में वैकेंसी है। जून 19 लास्ट डेट है वैकेंसी के फॉर्म की फिल करने की। डेप्यूटी एडवाइजर असिस्टेंट एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन न्यू दिल्ली में 27 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में फॉर्म निकला हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए। जून 15 लास्ट डेट है। इस तरह से और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में दिखाई दे रही है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करें और जॉब के लिए अच्छे से तैयारी करें क्योंकि बिना एंट्रेंस के आप इस तरह की जॉब नहीं पा सकते। हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी आई हुई है। जून 15 लास्ट डेट है। और फैकल्टी पोजीशन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी है। जून 6 इसकी लास्ट डेट है। तो ये सब सारी वैकेंसीज हैं जो रोज़गार समाचार में निकली हुई हैं। 28 मई से 3 जून का जो पेपर है रोज़गार समाचार का उसमें ये सारी वैकेंसीज हैं। तो ये सर ने कुछ वैकेंसीज़ बताई हैं जो अभी आई हुई हैं इस हफ्ते और इसमें से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो सकते हैं और मतलब अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो क्वालिफिकेशन ज़रूर होगी जी। तो शायद डिटेल आप ज़रूर पढ़ लें जब भी इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हों। राइट सर अब जाते जाते कोई सलाह कोई टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए अभी मैं अहमदाबाद गया तो मैं ज़िंदगी में सोचता हूँ कि किसी को कोई सलाह देने से पहले इंसान को सबसे पहले खुद उसे अपनाना चाहिए, अमल करना चाहिए।
तो अहमदाबाद में मैंने 2-3 जगह घूमी, लेकिन पहले से माइंड में टारगेट था कि मैं IIM अहमदाबाद अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाऊँगा। ज़रूर जाऊँगा। जाना भी चाहिए। जो जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था उनके 2 बच्चे हैं, वो एक इंजीनियरिंग मुंतज़िर बच्चा है जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, और बेटी उनकी मासूमा जिसने MBBS किया हुआ है। वो और हमारे दोनों बच्चे, हम लोग IIM कैंपस गए। जब IIM अहमदाबाद के कैंपस में जाने के बाद जो वहाँ के स्टूडेंट से मिले, तो मैं इन चारों बच्चों की शक्ल देख रहा था। इनके अंदर इतना एक मोटिवेशन लेवल लग रहा था, देख के मुझे लग रहा था कि इनको ये लग रहा था कि ऐसे ही बच्चे जब यहाँ पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते। जी। तो मैंने पूरा IIM का कैंपस घुमवाया, उन बच्चों से बातचीत कराई। तो मैं एज ए पेरेंट, क्योंकि मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अभी छुट्टियाँ गर्मी की बची हुई हैं, अगर आप किसी शहर में घूम रहे हो और वहाँ पे कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो तो अपने बच्चे को ज़रूर ले जाएं। बिल्कुल। और अभी नहीं तो आने वाले वक्त में ज़रूर मौका निकाल के एक बार वहाँ जाएं, बच्चों को वहाँ के स्टूडेंट से मिलवाएं। आप देखेंगे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। बिल्कुल। पर ऐसे जाने देते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा इसका? या अच्छा, बहुत अच्छा सवाल राइज आपने किया। जब मैं IIM अहमदाबाद गया और जैसे ही फ्रंट ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपको पहले परमिशन लेनी होती है, और परमिशन के लिए आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें, जैसे मुझे IIM अहमदाबाद घूमना है तो IIM अहमदाबाद की साइट पे मैं जाऊंगा, तो वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए मुझे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वहाँ से मुझे परमिशन मिल जाएगी। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये कि अगर वहाँ पे कोई जॉब करने वाला आपको जानता हो तो वो आपको ऑथराइज करा सकता है। तो वहाँ एक 2-3 प्रोफेसर्स थे जो हमारे जानकार थे, मैंने उनमें से एक को फ़ोन किया, फिर उन्होंने ऑथराइज कराया मुझे, और मैं इन बच्चों के साथ गया और वहाँ के स्टूडेंट से मिला। एक लड़का शेरवानी और टोपी में मुझे मिला, देख के बड़ी हैरत हुई। वो PhD इन मैनेजमेंट कर रहा है लड़का, और BCom उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, फिर MBA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद वहाँ पे PhD कर रहा है, सहारनपुर का रहने वाला बच्चा। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे पेरेंट अपने बच्चों को प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ज़रूर ले जाएं, बहुत बड़ी तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आएगी। बिल्कुल। चलिए, एक ये अच्छी एडवाइस ही सर की, नॉर्मली ये सब एडवाइस नहीं दी जाती, लेकिन आपने ये एडवाइस दिया है कि अपने बच्चों को हम लोग कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां पर वो देखकर खुद मोटिवेट हों, समझे कि देखो यहाँ तक पहुँचना है। सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से हम लोग मिलेंगे, और जो आपके सवालात में जो इशारे हैं कि किस तरफ हमको प्रोग्राम को ले जाना है, इंशाल्लाह उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। बिल्कुल जी। तो जी हाँ नाज़रीन, हम लोगों का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए, और उनको उनके सवाल का जवाब मिलना चाहिए, और सही तरीके से उन्हें बताने वाला कोई होना चाहिए। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब इस प्रोग्राम में दिया जाए। आपके सवाल हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, सर आँखों पर हैं, क्योंकि अगर आपके सवाल क्लियर हो जाते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इससे बड़ी चैनल विन के लिए और क्या बात हो सकती है। और अगर इनकी ज़िंदगी संवर जाए तो हम ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो जाएगा, हल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश प्रोग्राम की भी यही है, चैनल विन की। तो आप अपने सवाल आप ज़रूर पूछें, कुछ भी सवाल हो जो जहन में आ रहा हो, छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो। बहुत सारे लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं, क्या ये छोटे छोटे सवाल का भी जवाब दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? ये डाउट्स हैं आपके, और इसको देना हम लोग फ़र्ज़ समझते हैं कि आपको जवाब पहुंचना चाहिए, चाहे वो छोटा सवाल हो चाहे वो बड़ा सवाल हो। आप सवाल अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं 9619667578 पर, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। आपके सवाल का इंतज़ार है इस प्रोग्राम को। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।